Good morning. I'm Dr. Hema Bhasin, Associate Professor, Department of Zoology, PVT Government College, Chimanpura. I'm taking the class of BSc Part 2 Zoology, Paper Second, और आज का टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि डाइजेशन माउथ के अंदर या बगल कैविटी के अंदर कैसे होता है। तो जब हमने बगल कैविटी में पढ़ा था तो हमने देखा था कि टंग और टीथ दोनों मिलके उस भोजन को पीछे की ओर धकेल रहे थे या उसको बोलस के फॉर्म में बना रहे थे। अब सबसे पहले आता है स्टमक के डाइजेशन से पहले कि ये फूड भोजन जो यहाँ पे मुंह में था वो नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाएगा। अब इस जो यहाँ से उसका मूवमेंट होता है भोजन का नीचे की ओर जाने का, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटिशन या स्वेलोइंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निगलना। अब ये जो निगलना होता है, स्वेलोइंग होता है, ये तीन स्टेजेस में होता है, जो कि मैस्टिकेशन के बाद होता है। मैस्टिकेशन मीन्स जब हमने दांतों से उसको तोड़ दिया था और उस सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर दिया था, तो वो मैस्टिकेशन था। तो जब बकल कैविटी में मैस्टिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ ये जो तीन स्टेजेस हैं, इनमें सबसे पहला है फूड बोलस इज पुश्ड बैकवर्ड्स इनटू द फेरिंग्स बाय अपवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, यानी कि जीभ ऊपर की ओर मूव करके इस भोजन को जो मैस्टिकेशन के बाद बना, जिसको हमने बोलस कहा, इस बोलस को पीछे की ओर फेरिंग्स की ओर धकेलती है। तो ये वाला तो फेरिंग्स का पार्ट है जहाँ पे ये भोजन बोलस फेरिंग्स की तरफ मूव कर रहा है। सेकेंड स्टेज में बोलस इज ग्रेस्प्ड इनटू, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया। सेकेंड स्टेज में बोलस इज ग्रेस्प्ड इनटू फेरिंग्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड फोर्स्ड इनटू इसोफेगस। यानी कि दूसरी स्टेज में क्या होता है, ये जो बोलस यहाँ पे आया, ये पहले यहाँ से फेरिंग्स में आया, ये फेरिंग्स वाले रीजन में आ गया। यहाँ फेरिंग्स रीजन से कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का, और कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो संकुचित होती हैं और इस भोजन को नीचे की तरफ इसोफेगस की तरफ धकेल देती हैं। अब ये जो भोजन है, ये बोलस है, ये नीचे इसोफेगस की ओर ले जाया जाता है और ये जो नीचे जाता है ये पेरिस्टाल्सिस की अभिक्रिया द्वारा जाता है और फाइनली ये पेरिस्टाल्सिस के बाद यहाँ से इसोफेगस से होता हुआ, ये इसोफेगस का पार्ट है, ये इसोफेगस में आ गया और जैसे ही इसोफेगस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ओपन हो जाती है, ये जो जगह है ये ओपन हो जाती है और इसके ओपन होने के बाद ये बोलस स्टमक के अंदर चला जाता है। यानी कि सबसे पहले बोलस पीछे की तरफ फेरिंग्स की तरफ धकेला गया, धकेलने के बाद इस बोलस को फेरिंग्स ने ग्रैस्प कर लिया, जकड़ लिया और इसके कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के संकुचन की वजह से ये नीचे की तरफ इसोफेगस की तरफ धकेल दिया गया। ये देखिए थर्ड स्टेज में ये नीचे आ गया इसोफेगस में और यहाँ पे नीचे इसोफेगस में आने के बाद पेरिस्टाल्सिस की अभिक्रिया होगी और उसके बाद ये नीचे की ओर स्टमक में चला जाएगा। अब जब ये स्टमक में चला गया तो यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन की एक्टिविटी या पाचन की एक्टिविटी शुरू होती है। इसमें पेरिस्टाल्सिस एक्शन होता है स्टमक के अंदर और इस पेरिस्टाल्सिस पहले हमने पढ़ा था, एक मैकेनिकल मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा भोजन को तेजी से इसोफेगस में जाने में मदद करता है। सो ये जो पेरिस्टाल्सिस की क्रिया हुई, एक्शन हुआ, ये स्टमक को churning movement के द्वारा हुआ। पेरिस्टाल्सिस एक्शन इन स्टमक कंसिस्ट ऑफ चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट हुआ स्टमक के अंदर और पेरिस्टाल्सिस का एक्शन हुआ या मैकेनिकल एक्शन हुआ जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा भोजन तेजी से नीचे की ओर चला गया। नाउ द इट इज ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, जैसे हमने पढ़ा, विच कॉजेज मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसकी वजह से खाना जितना भी भोजन हमारा था वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया उसमें, और ये फिर गैस्ट्रिक जूसेस जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ये भोजन जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन से फॉर्म हुआ वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद फिर वो नीचे स्टमक के साथ नीचे की ओर इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम ड्योडेनम कहते हैं उसमें मूव कर जाता है। तो इस तरह से पेरिस्टाल्सिस की अभी अभी हमने देखा पेरिस्टाल्सिस की क्रिया हुई जिसमें स्टमक में चर्निंग मूवमेंट हुआ, चर्निंग मूवमेंट से
मसल फाइबर्स में संकुचन हुआ, उसकी वजह से खाने का मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ और वो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होने के बाद ड्यूडेनम की ओर मूव कर गया। सो सारी की सारी क्रिया यहाँ पे स्टमक के अंदर हो गई और जितनी भी अंदर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थी स्टमक की वॉल पे, वो सब गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेंगे जिसके साथ यहाँ पे भोजन मिला और नीचे ड्यूडेनम की ओर मूव कर गया। तो सबसे पहले ये तो हुई कि ये सारी की सारी पेरिस्टालसिस एक्शन स्टमक के अंदर हुआ, स्टमक के अंदर फिर चर्निंग मूवमेंट भी हुआ, पर हमने यहाँ बात करी कि यहाँ गैस्ट्रिक जूस बना और ये गैस्ट्रिक जूस निकला गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। पूरे स्टमक के ऊपर, स्टमक की म्यूकोसा लेयर पे अंदाजन 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और इन 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कार्डियक ग्लैंड, दूसरा है फंडिक ग्लैंड और तीसरा होता है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है स्टमक का और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देख सकते हैं। ये ऊपर वाला भाग आया ईसोफेगस का, जो हमने कहा कि फूड बोलस यहाँ से मूव होके स्टमक में आ जाता है। जब ये यहाँ आता है तो इसके स्टमक के ऊपर वाले पार्ट पे ही कार्डियक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इस कार्डियक ग्लैंड के बाद फंडस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और फंडिक ग्लैंड के बाद यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ना, अब इस एरिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे ही ईसोफेगस से भोजन आया सबसे पहले आती है, टकराता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ। ये जो कार्डियक ग्लैंड्स के था, ये जो कार्डियक ग्लैंड है ये कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होती है और यहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और लुब्रिकेंट निकलता है जो कि ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस से प्रोटेक्ट करता है और डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। यहाँ पे ये भोजन को और लसीला बना के लुब्रिकेट कर देता है। They are single and tubular racemose glands lined with columnar cells, अर्थात कार्डियक ग्लैंड कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होती है, सिंगल ट्यूबुलर रेसमोस ग्लैंड होती है जो कॉलुमिनार सेल्स के द्वारा लाइंड होती है और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस से स्टमक को बचाता है और भोजन को लुब्रिकेट करता है। अब आता है सेकेंड पार्ट जिसको हमने फंडस कहा या फंडिक ग्लैंड्स कहा। ये जो फंडिक ग्लैंड्स हैं जो इस वाले एरिया में स्टमक के पाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकोसल लेयर में पाई जाती हैं और ये कोल्यूमिनार सेल्स के द्वारा लाइंड होती हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। पहले होते हैं चीफ सेंट्रल या जाइमोजन सेल्स जिनको हम चीफ सेल्स के नाम से जानते हैं और दूसरे होते हैं पैराइटल सेल्स। तो पहले हो गए चीफ या सेंट्रल सेल्स या जाइमोजन सेल्स और दूसरे हो गए पैराइटल सेल्स। फंडिक ग्लैंड के अंदर म्यूकोसल लेयर के अंदर दो प्रकार के कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं, चीफ सेल और पैराइटल सेल। इन चीफ सेल्स का काम होता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का सिक्रीशन करना और पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट वो सिक्रीट करते हैं HCl। ये HCl स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि वहाँ पे एसिड सिक्रीट करता है, एसिड बनाता है जिसकी वजह से ये स्टमक का पूरा पोर्शन हमारा एसिडिक होता है। सो अगेन एक बार रिवाइज करेंगे। फंडिक ग्लैंड दो प्रकार की कॉल्यूमिनार सेल्स होती हैं इसके अंदर, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। चीफ सेल्स जो कि पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का सिक्रीशन करती हैं और पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स वो जो HCl का सिक्रीशन करती हैं जो इसके अंदर एसिडिक मीडियम को बनाए रखती हैं। फिर आता है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो यहाँ पे ड्यूडेनम के साथ जुड़ रहा होता है, इससे पहले सारे पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि कॉल्यूमिनार सेल से लाइंड होती हैं और इनमें पेप्सिन और म्यूकोसा का सिक्रीशन होता है। तो इसका मतलब ये पेप्सिन और म्यूकोसा सिक्रीट करती हैं। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज करें तो 3 ग्लैंड्स होती हैं, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स ये वाला पोर्शन जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। फंडिक ग्लैंड्स
ये याद रखने की चीज़ है कि ये कार्डियक ग्लैंड्स तो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। फंडिक ग्लैंड्स में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, चीफ सेल, सेंट्रल सेल, ज़ाइमोजन सेल्स, और दूसरे होते हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। फंडिक ग्लैंड से पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस का सिक्रीशन होता है चीफ सेल से, और HCl सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से। थर्ड हमने लिया पाइलोरिक ग्लैंड्स पढ़ा, और ये सिक्रीशन कर रहा था पेप्सिन और म्यूकोसा का। So cardiac gland secretes mucus, fundic gland secretes pepsin plus renin plus lipase plus HCl, and pyloric gland secretes pepsin plus mucosa. अब देखिए, ये जो लाइनिंग होती है स्टमक की, यहाँ पे ये सारे सेल्स, ये ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये गैस्ट्रिक फेवियोला के द्वारा ओपन होती है, ये देखिए, जो कि विलाई फॉर्म कर देता है। तो हमारी ये स्टमक की लाइनिंग में बहुत सारे अंदर विलाई हैं। ये सब आप जैसे अभी हमने पढ़ा, ये म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे सारे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को लसीला बनाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ताकि ये यहाँ पे मूव कर सके। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये पैराइटल सेल्स। ये देखिए, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये पैराइटल सेल्स हैं, और इनका काम होता है HCl का सिक्रीशन करना। चीफ सेल्स ये रहे, ये देखिए, ये रेड कलर में जो बने हैं ये हैं चीफ सेल्स, जो कि पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करते हैं, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा। अब जो पैराइटल सेल्स हैं जो फंडिक ग्लैंड में प्रेजेंट थी, ये वाले पैराइटल सेल्स हैं। ये पैराइटल सेल्स फंडिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट थे, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये HCl का सिक्रीशन कर रहे थे, और ये चीफ सेल थे जिनको हमने सेंट्रल सेल्स का नाम भी दिया था। ये सिक्रीट कर रहे थे पेप्सिन और रेनिन या पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। अब ये जो पैराइटल सेल्स हैं, ये वाले जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन हो रहा है, ये पैराइटल सेल्स HCl के साथ HCl सिक्रीशन करते हैं फंडिक ग्लैंड से। ये HCl प्रोरेनिन को रेनिन और कैसिन में बदल देता है। ये जो कैसिन है ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है। फिर ये कैसिन इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तो सॉल्युबल प्रोटीन था, ये अब इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैसिन। ये प्रोकैसिन कैल्शियम की उपस्थिति में पैरा कैसिनेट बनाता है, जिसको हम कैल्शियम कैसिनेट भी बोलते हैं, और ये बाद में क्लॉट फॉर्म करके कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। और फिर पेप्सिन की क्रिया होती है, जिससे कि प्रोटीएजेस और पेप्सिन फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये स्टमक की लाइनिंग है, इस तरह से ये सेल्स अरेंज होते हैं, और इस तरह से ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमने बात करी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। तो अब ये जो सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, छोटी क्वांटिटी में, कुछ कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। इवन तब भी जब भोजन उसके अंदर स्टमक में नहीं होता है, तब भी उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, ये नॉर्मली 3 फेजेस से होते हैं, पर अगर हम स्टमक में बात करें तो स्टमक में 2 फेजेस हैं, सेफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा फेज होता है इंटेस्टाइनल फेज। अब पहले सेफेलिक फेज में क्या होता है, जब भी हम किसी भोजन को देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, या उसके बारे में सोचते हैं, तो या भोजन हम खा लेते हैं, तो जैसे ही भोजन हमारे सामने आता है या हमारी थॉट आती है, तो हमारी जो वेगस नर्व्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करने लगते हैं, इसके लिए स्टिमुलेट कर देती हैं। अर्थात भोजन की उपस्थिति या भोजन को देखने से, स्मेल करने से, टेस्ट करने से, थॉट से, उसके बारे में सोचने से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती हैं और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करने के लिए स्टमक को गाइड कर देती हैं। जैसे ही ये वाला एक्शन खत्म होता है, जिसको हम सेफेलिक फेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज आती है गैस्ट्रिक फेज। इस गैस्ट्रिक फेज में ये जैसे ही गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट करने का, सिक्रीट करने का स्टिमुलेशन मिलता है, यहाँ पे फूड इन द स्टमक स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। जैसे ही भोजन इस स्टमक के अंदर आता है तो यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे भोजन स्टमक के अंदर आया तो यहाँ पे एक
गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है। ये गैस्ट्रिन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ये ब्लड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही ये ब्लड में जाता है तो ब्लड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने की आदेश दे देते हैं। तो जैसे ही ये इसको स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो पहला तो सेफेलिक फेज हुआ जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, फिर गैस्ट्रिक फेज हुआ जब गैस्ट्रिन का सिक्रीशन हुआ, और ये गैस्ट्रिन सिक्रीशन से यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन के बाद अब तीसरी स्टेज आती है जिसको हमने इंटेस्टाइनल फेज किया कहा। जब ये भोजन यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन हो गया इसका, तो ये पाइलोरिक होल से होता हुआ नीचे ड्यूडेनम में जाएगा, जो कि इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट है। जैसे ही ये ड्यूडेनम में फूड एंटर करता है तो यहाँ पे स्टिमुलेट होता है एक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, दो, सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पे भोजन के ड्यूडेनम के अंदर आते ही सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन होता है। ये सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन ब्लड में जाते हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देते हैं, और यहाँ पे आके आदेश दे देते हैं कि अब स्टॉप द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। इसका मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक देते हैं कि नाउ आपका काम खत्म हो गया, अब ये ड्यूडेनम का काम है पाचन करने का। तो इस तरह से ये तीसरा फेज होता है इंटेस्टाइनल फेज। तो ये गैस्ट्रिन का सिक्रीशन रुक जाता है। तो वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए, फिर हार्मोन का सिक्रीशन होगा गैस्ट्रिन का जो ब्लड में जाएगा, ब्लड में स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस को, और फिर यहाँ पे पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब ये ड्यूडेनम में जाएगा तो फिर दो हार्मोन सिक्रीट होंगे, सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन, जो आगे जाके इस गैस्ट्रिक मोटिलिटी को या गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक देंगे और यहाँ पे भोजन इंटेस्टाइनल फेज में चला जाएगा। So this is how secretion of gastric juices takes place in 3 different phases, which are known as cephalic phase, gastric phase and intestinal phase.